हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 26 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 26 अगस्त और हर साल 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला समानता दिवस मनाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विमेन्स इक्वलिटी डे। तो इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई आपको पता होना चाहिए। क्यों मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है? न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहली बार इस दिवस को मनाया था, यानी कि महिला समानता दिवस सबसे पहले किस देश ने मनाया? तो आपको पता होना चाहिए 1893 में न्यूजीलैंड ने ये दिवस मनाया था। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें महिला समानता की, तो न्यूजीलैंड वो देश है जिसने 1893 में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया था और इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस दिवस को मनाने की परंपरा भी शुरू की थी। अब हमारे भारत की अगर बात की जाए तो आजादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पंचायतों और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला था और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो उनके समय की बात है जब ये थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। एक महिला वकील जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, उनका नाम है बेला अबजूग। बेला अबजूग के प्रयासों से 1971 में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। तो अब हम बात करें महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं को समान अधिकार देने, महिलाओं द्वारा समान अधिकार पाने के लिए तप त्याग और उनके संघर्षों को सम्मान देने के लिए ही महिला समानता दिवस को हर साल मनाया जाता है, ताकि समाज में समान अधिकारों के गर्भ से सभ्यताओं की जन्म गाथा को आसानी से समझा जा सके। आपको पता होगा, जैसे हम बात करते हैं इस सृष्टि की, तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती महिला के बगैर। महिला ही है जो संतान की उत्पत्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है ना। अगर महिला ना हो तो ये संसार की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। इस वजह से हमें महिलाओं को बराबरी का एक हक देना चाहिए और वैसे भी हमें इस प्रकार का भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसे हम जेंडर बेस्ड करते भी हैं। समानता की बात हो रही है, अभी कुछ ही दिन पहले अगर आप उठाएंगे कोलकाता केस को, कोलकाता में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कितनी गलत बात आप देख सकते हैं। उसी के बाद में एक केस यूपी में देखने को मिला, उसमें एक डॉक्टर ने दलित नर्स के साथ रेप किया। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार का हमारा अभी वर्तमान का समाज है। और प्राचीन समय का इतिहास जब आप उठाकर देखें तो बहुत सी विधवती महिलाएं हुई हैं और महिलाओं के जो अगर आप देखेंगे विचारों के बारे में, अगर उनकी स्थितियों के बारे में बात करेंगे तो उनकी स्थितियां जो हैं
वो डगमगाती रही हैं और वर्तमान में थोड़ा सा परिदृश्य बदला भी है, लेकिन अभी एक हैवानियत जो है वो अभी आपको सामने दिखाई देगी। निरंतर आप अखबारों के माध्यम से देखते होंगे किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो एक डर के माहौल में जी रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि अब महिलाएं पुरुष के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य भी कर रही हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, महिला समानता दिवस को मनाए जाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं के संघर्षों को सम्मान देना भी है जिन्होंने जीवन भर समान अधिकारों की पैरवी की और अंततः उनकी जीत भी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने लगे। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा आप पॉइंट वाइज लिख भी सकते हैं। महिला समानता दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि समाज में नारी सशक्तिकरण की भावना जागृत हो सके, महिलाओं के समान अधिकारों के लिए संघर्षों के बारे में आने वाली पीढ़ियों को भी अवगत कराया जा सके, समान अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत रहना और इससे पैदा होने वाले लाभों के बारे में समाज को बताना। इस प्रकार की जो आप कह सकते हैं ये कुछ उद्देश्य हैं, ये कुछ लक्ष्य हैं जिनकी वजह से हम इस दिवस को मनाते हैं। अब आपको आज के दिन ये बहुत सारे कोट्स दिखाई देंगे, वो लोग भी कोट करेंगे जो जेंडर वाइज्ड एक आप कह सकते हैं भेदभाव करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना फ्लो के बीच में वो भी अपना हाथ धो लेते हैं। महिलाओं के अस्तित्व को नकारने वाला सभ्य समाज नहीं है। सभ्य समाज तो वही है जो समान अधिकारों की वकालत करता है। आप सभी को महिला समानता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बातें कवर करेंगे आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो चलो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे। मार्च 2016 में बैंकॉक में आयोजित ISSF विश्व कप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने स्वर्ण पदक जीता था? गोल्ड मेडल किसने जीता? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, एग्जाम में पूछा भी गया था। अब आप इसके बारे में अगर कहेंगे तो नाम आएगा जीतू राय का। बाकी 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। पहले जीतू राय के बारे में बात कर लेते हैं। 26 अगस्त 1987 को जीतू राय का जन्म हुआ था। जीतू राय के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म नेपाल में हुआ और ये भारत की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, और किस वजह से जाने जाते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए? तो ये एक निशानेबाज खिलाड़ी हैं, निशानेबाज खिलाड़ी। ठीक है ना, इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीतकर नाम कमाया था और इसी वजह 2016 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ध्यानचंद पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता था। बाद में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ध्यानचंद हमारे हॉकी के टीम के बड़े बेहतरीन प्लेयर थे जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का ये नाम रखा गया। और जैसे अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य से ये प्रतिनिधित्व करते हैं, शुरुआती दौर में जब इन्होंने राष्ट्रीय खेल में प्रयास किया था खेलने का, उस समय इन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये गए थे। ठीक है ना, रियो ओलंपिक जो हुए थे 2016 में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आपको पता होना चाहिए। 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना के ये एक सैनिक हैं। भारत और नेपाल के एक ऐसे योद्धा हैं जो एक ही विश्व कप में 2 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी चलो बात कर लेते हैं मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर कौन है? ये महिला निशानेबाज खिलाड़ी हैं जो मूल रूप से कहां से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अभी हाल ही में जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे
उन ओलंपिक खेलों में इन्होंने 2 मेडल जीते थे। अब इनके नाम एक रिकॉर्ड बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाला कौन सा भारतीय खिलाड़ी है? तो फिर नाम लिख देना मनु भाकर का, जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। निशानेबाजी में इन्होंने 2 मेडल जीते। दोनों के दोनों कौन से मेडल जीते? ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहला मेडल इन्होंने सिंगल जीता, दूसरा मेडल इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता। सरबजीत सिंह की बात की जाए, सरबजोत सिंह भी निशानेबाज खिलाड़ी हैं और ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के अंबाला जिले के धीन गांव से बिलोंग करते हैं सरबजोत सिंह। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आपको पता होगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा के नाम है, दूसरा इन्होंने जीतकर नाम कमाया था। अब की बार जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, उन पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। अच्छा प्रयास किया। और पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? पाकिस्तान के नदीम ने। ठीक है, तो ये चर्चा काफी रही थी, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा भी होगा। आज जीतू राय का जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो हम इनके बारे में बात करेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, दिनेश रघुवंशी इनका नाम है। किस वजह से जाने जाते हैं ये हमारे भारत में? तो ये एक गजल गायक हैं। गजल गजल लिखते हैं ये, अच्छे लेखक भी हैं। इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। भारत के प्रसिद्ध कवि दिनेश रघुवंशी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी से आप बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा बुलंदशहर, तो आपको ये बिल्कुल सटीक पता है इस बारे में। तो जैसे हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1964 को इनका जन्म हुआ था। एक गांव पड़ता है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, खैरपुर। और ये खैरपुर कहां पर पड़ता है? तो बुलंदशहर में। बुलंदशहर एक जिले का नाम है जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है ये। तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने बहुत सारे गजलें भी लिखी हैं, बहुत सारे इन्होंने गीत भी लिखे हैं। मैंने तुझको अपना समझा, है ना, तो ये इनकी एक गजल है। शायद आप सर्च भी कर सकते हैं, शायद आपने सुनी भी हो। बच्चे बात नहीं करते, इस प्रकार की भी इनकी एक गजल है जो आपने शायद सुनी भी होंगी। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाएं हैं। तुमसे मिलकर, तुम्हारे शहर से जाने का मन है, इस प्रकार के बहुत सारे इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जो शायद आपने सुनी भी होंगी। ठीक है, चलिए जी, आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके द्वारा अगर मैं एक पंक्तियों के बारे में बात करना चाहूं, गीत तुम्हारे तुमको सौंप सकूं शायद, बस्ती बस्ती गीत लिए फिरता हूं मैं, प्यार की उन नन्ही नन्ही सी राहों ने पर्वत जैसी ऊंचाइयां दे डाली हैं, लेकिन सच्चाई ये किसको बतलाऊं, शिखरों पर आकर मन कितना खाली है, खुद से हार गया पर सबकी नजरों में हर बाजी में जीत लिए फिरता हूं मैं, तुम्हें देखकर सूरज रोज निकलता था, तुमको पाकर कलियां भी मुस्कुराती थी, तुमसे मिलकर फूल महकते उपवन के, तुमको छूकर गीत हवाएं गाती थी, बरसों बीत तुमने छुआ था पर अब तक सांसों में संगीत लिए फिरता हूं मैं। इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक बार आप सर्च भी कर लेना इनके बारे में। दिलों की बात कर ले हम, ये इनकी एक रचना है, आप कह सकते हैं इनका एक मुक्तम संग्रह है। चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, मेनका गांधी इनका नाम है। मेनका गांधी का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1956 में मेनका गांधी का जन्म हुआ था दिल्ली में। और जैसे आपको पता है, इनका जो संबंध रहा है वो किस पार्टी से रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहा है पुराना इनका संबंध। लेकिन ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? खुद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को
ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको कई पदों पर क्या है कार्य करने का मौका मिला। जैसे जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी, इनको भी वहां पर कार्य करने का मौका मिला। उस समय इनको क्या पदभार सौंपा गया था? 26 मई 2014 की बात है जब इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, मोदी मंत्रिमंडल में। किस वजह से जानी जाती हैं? तो ये एक पर्यावरणविद भी हैं, पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हम इनको बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने अलग अलग कार्य करते हुए अलग अलग कैबिनेट मंत्रालय में इन्होंने कार्य किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्य किया, पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्य किया, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। थोड़ा सा इनके पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। आपने इंदिरा गांधी के बारे में जरूर सुना होगा। इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक का नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी का नाम आता है। राजीव गांधी जो थे उनके एक और भाई भी थे जिनका नाम क्या आता है? संजय गांधी। तो इंदिरा गांधी के जो दो बेटे थे, दोनों बेटों का नाम मैंने यहां पर लिखा है। राजीव गांधी आपको ये दिखाई दे रहे, संजय गांधी आपको ये दिखाई दे रहे हैं। राजीव गांधी के साइड में जो एक महिला बैठी है ये कौन है? ये है इंदिरा गांधी। और इसी इंदिरा गांधी की कोख से पैदा हुए हैं, सॉरी सोनिया गांधी लिखना है, मिस्टेक। ठीक है ना, यहां पर जैसे आपको क्या लिखना है? सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी की कोख से पैदा हुए हैं राहुल गांधी। ठीक है, और वहीं जब हम बात करें इंदिरा गांधी के जो बगल में एक और शख्स खड़े हुए हैं जो इनके दूसरे बेटे संजय गांधी हैं। संजय गांधी के साथ जो एक महिला बैठी हुई है यही तो है मेनका गांधी। अब मेनका गांधी जो हैं उन्होंने तो ज्वाइन कर ली थी भारतीय जनता पार्टी, और ये सोनिया गांधी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। इनके बेटे राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और इस विपक्ष की भूमिका निभाने वाले राहुल गांधी गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम बातें कर लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा 1885 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे जिसे वर्तमान में हम मुंबई के नाम से जानते हैं, मुंबई। तो बॉम्बे में जब इसकी स्थापना हुई, कहां पर हुई? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में? ए ओ हयूम के नेतृत्व में। ए ओ हयूम एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि एक आप कह सकते हैं पक्षी विज्ञानी थे। जब 1912 में ए ओ हयूम की मृत्यु हो गई, उस समय ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि बंबई क्षेत्र में जिसे हम वर्तमान में मुंबई कहते हैं, तो वहीं पर इनकी पहली बैठक भी हुई। जाहिर सी बात है, जहां पर इकट्ठे हुए होंगे, जहां पर इसकी स्थापना हुई होगी, पहली बैठक भी तो वहीं पर हुई होगी, है ना। तो इस पहली बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन, यानी कि अगले साल जो अधिवेशन हुआ वो तो हुआ था कलकत्ता में, जिसे वर्तमान की दृष्टि से कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और इसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पहले पारसी व्यक्ति कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले? तो नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का। 1887 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ मद्रास में, और उस मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब के बारे में कहा जाता है कि पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, और चौथा अधिवेशन 1888 में कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान की दृष्टि से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है।
और इसमें अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे और जिनका नाम क्या था, जॉर्ज यूल। ठीक है, तो पहला यहां पे, दूसरा अधिवेशन यहां, तीसरा यहां और चौथा अधिवेशन यहां। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैप के माध्यम से आपको रटना नहीं पड़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं वनडे के एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब चलो हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनकी आज जयंती है और जिनकी आज पुण्यतिथि है। शुरुआत करेंगे जयंती से। जिनकी आज जयंती है इनके बारे में आप बताएंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इनके नाम के बारे में बता देता हूं। ये कौन है? इनका नाम है चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार रह चुके हैं। आप ये बताइएगा इनके बारे में, हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ? अगर आपने इसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 26 अगस्त 1891 को। कहां पे हुआ था इनका जन्म? बुलंदशहर में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी बुलंदशहर के बारे में। ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1960 को इनकी मृत्यु हुई थी। किस वजह से जाने गए? तो आप लिख देंगे हिंदी भाषा के ये उपन्यासकार रहे, यानी इन्होंने कई उपन्यास लिखे होंगे। जाहिर सी बात है इनके द्वारा बहुत सी रचनाएं लिखी गई। जैसे मैं कुछ रचनाओं की बात अगर करूं तो एक जो प्रसिद्ध रचना है इनकी वो है वैशाली की नगरवधु। वैशाली की नगरवधु नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो चतुरसेन शास्त्री का नाम आप लिख देना। एक इनकी रचना है मंदिर की नर्तकी। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अब इनके बारे में आपने और भी जानकारी हासिल करनी है। इनके जयंती के उपलक्ष्य में आप इनके बारे में सर्च करेंगे। चलिए जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। आज इनकी भी जयंती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बालकृष्ण विठलदास दोषी। तो ये इनका नाम है। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत के जाने माने व्यक्तित्व बालकृष्ण विठलदास दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया था? जल्दी से आप बताएंगे। तो अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया है, आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकला के लिए ये जाने जाते रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ? पुणे में जन्म हुआ था। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वो एरिया महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे बात करें इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया पद्म श्री से। पद्म श्री सम्मान इनको 1976 में दिया गया। पद्म भूषण सम्मान इनको 2020 में दिया गया। ठीक है ना? और पद्म विभूषण इनको कब दिया गया? तो आपको लिख देना है यहां पर 2023। तो हमारे भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में आपको पता है कितने प्रकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं? तो आपको लिख देना है 4 प्रकार के। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर का जो है उसे हम पद्म विभूषण कहते हैं। तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म भूषण कहलाता है और चौथे नंबर का पद्म श्री कहलाता है। और इनकी मृत्यु आपको पता ही है 24 जनवरी 2023 को ही हुई थी। और 2023 को ही इनको भारत के दूसरे नंबर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। और ये अहमदाबाद आपको पता ही है गुजरात में है। तो ये किस वजह से जाने गए? तो मैंने आपको थोड़ा इनके बारे में बताया है। थोड़ी आप इनके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिएगा। बाल कृष्ण विठल दास दोषी,
इनके अलावा इनको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक आपने स्कूल का नाम सुना होगा, KJJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, तो ये भी इन्हीं से संबंधित है। एक बार आप इनके बारे में और भी पढ़ लीजिएगा। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है रॉयल गोल्ड मेडल, वो भी इनको मिला था 2022 में। तो इन्होंने वास्तुकला की दुनिया में अपना अहम योगदान दिया। इस वजह से इनको भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया है। अब चलो इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में जरूर आपने सुना होगा, ये हैं बंसीलाल। बंसीलाल किस वजह से जाने गए थे, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के CM की भूमिका इन्होंने निभाई थी। इनके जन्म के बारे में अगर पूछा जाए, 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था भिवानी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट कहां पर पड़ता है, तो ये तो हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी रहे और मुख्यमंत्री के रूप में इनको जाना जाता है। और हरियाणा के अगर बारे में बात करें, हरियाणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कई बार, आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो फिर नाम आता है बंसीलाल का। ठीक है ना। चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे बंसीलाल के बारे में। 1966 में हरियाणा बना, आप सभी को पता है। जब हरियाणा बना उसके बाद में बंसीलाल की सरकार ने किस भाषा को हरियाणा राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने लिखा होगा तमिल भाषा, तो आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है। ये बहुत अलग सी बात थी। बंशीलाल का मानना था कि हमारे जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में और उत्तर क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं, कम से कम एक व्यक्ति को उत्तर और दक्षिण की एक एक भाषा तो आनी चाहिए। इसी वजह से जो दक्षिण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है तमिल को इन्होंने आधिकारिक भाषा लागू कर दिया था। और फिर जो है भारत के एक, जैसे हम बात करें, इंदिरा गांधी के समय की सरकार थी केंद्र में, और 1900 फिर समय बदलता गया, इनकी सरकार चली गई, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आ गई। और ओम प्रकाश चौटाला का जब शासनकाल शुरू हुआ, ओम प्रकाश चौटाला ने तमिल भाषा को इस दर्जे से हटा दिया, यानी कि आधिकारिक भाषा से नष्ट कर दिया तमिल भाषा को, और बाद में पंजाबी भाषा को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया। अब ओम प्रकाश चौटाला ने तर्ज अपना ये दिया था, तर्क ये दिया कि हरियाणा में पंजाबी भाषा बोलने वाले बहुत हैं, तमिल भाषा यहाँ पर ना तो पढ़ाई जाती है या ना बोली जाती है, तो किस प्रकार से तमिल यहाँ की एक आधिकारिक भाषा हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर दूसरे नंबर की जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, इस वजह से पंजाबी को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। और बंसीलाल ने तमिल को यहां पर इंप्लीमेंट किया था दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में। तो थोड़ा इनके बारे में आप जान लीजिएगा। आधुनिक हरियाणा के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। आज इनकी जयंती है। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा के बारे में आप पहले एक क्वेश्चन बताइएगा। मदर टेरेसा को भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? जल्दी से आप ये बताइएगा। तो आपने अगर इसमें जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा 1980, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे भारत रत्न से इनको सम्मानित कब किया गया था? तो ये बात है 1980 की।
इससे पहले इनको भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और ये कब किया गया था? 1962 में। ये वो शख्सियत हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार जो है वो स्थापित किया गया। और ये पुरस्कार इनको कब मिला? 1979 में मिला था। ठीक है ना। अब इनके मिशनरी कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। जब हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनका जन्म वैसे हुआ कहां पर था? युगोस्लाविया, नाम आपने जरूर सुना होगा, युगोस्लाविया। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रही है क्योंकि शायद हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। और इनकी जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता और सेविका के रूप में इनको जाना जाता है। यहां पर आप एक फोटो भी देख लीजिए इनके बारे में। मदर टेरेसा जब भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों तथा सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थितियों की जो एक आप कह सकते हैं प्रदर्शन होता है, उसको अपनी आंखों से देखा। और फिर भारत से मुंह मोड़ने का इन्होंने साहस भी नहीं किया और ये यहीं पर रहने लगी। उसके बाद में जन सेवा का इन्होंने व्रत लिया, ऐसा कहा जाता है। और फिर बाद में इन्होंने इतना नाम कमाया कि भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज इनकी जयंती है। अब चलो हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज पुण्य तिथि है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। इनका नाम क्या है? अतुल प्रसाद जैन इनका नाम है। तो पहले आप अतुल प्रसाद सेन के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। अतुल प्रसाद सेन भारत के एक प्रसिद्ध विधिवेता, रिक्त स्थान भाषा के कवि और संगीतकार थे। अगर आपने थोड़ा सा इतिहास को समझा होगा तो आप तुक्का अगर लगाएंगे इस क्वेश्चन में तो बखूबी ठीक कर जाएंगे, ऐसा अनुमान है। तो यहां पर अगर आपने बंगाली लिखा होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सेन शब्द यूज किया गया है। इनका जो सरनेम है वो सेन है। सेन ज्यादातर आपको इतिहास में मिलेंगे कहां पर? पश्चिम बंगाल के एरिया में या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी के आसपास में। चटर्जी, चट्टोपाध्याय, ये सब लगभग कहां पे हुए थे? उसी क्षेत्र में हुए थे। तो ऐतिहासिक परिदृश्य से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर आप तुक्का लगाना चाहें तो आप लगा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो। वैसे आपका सटीक रहेगा, 98% ठीक आएगा आपका वो तुक्का, अगर आपने सेन या चट्टोपाध्याय के लिए पश्चिम बंगाल का एरिया या फिर बंगाल का एरिया सिलेक्ट किया होगा तो। ठीक है ना। तो 28 अक्टूबर 1871 को इनका जन्म हुआ था। कहां पे? बंगाल में। तो उस समय आपको पता है बंगाल जो था वो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों की। तो आप ये कह सकते हैं उस समय इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 26 अगस्त 1934 को हुई थी। कहां पर? लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। और ये लखनऊ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। बांग्ला भाषा के ये कवि थे, एक संगीतकार भी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले की देश सेवा से प्रभावित हुए, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद ये उनके द्वारा शुरू की गई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी बने थे। ठीक है। तो आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलो आप इनके बारे में भी बता देंगे एक क्वेश्चन। चलिए, इनका नाम क्या है? पहले आप एक क्वेश्चन बताओ फिर देखेंगे। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये बड़ा पॉइंट है। अगर आपने लिखा होगा 1890 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो नाम लिख देना आप, विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स एक अमेरिकी दार्शनिक हुए थे। इनका जन्म 11 जनवरी 1842 को हुआ था। कहां पर? न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क आपको पता ही है एक प्रांत है यूएसए में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अगस्त 1910 को हुई थी। ठीक है, ये वही दिन है जिस दिन 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक इनकी कब प्रकाशित हुई थी? 1890 में हुई थी। मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति मचा दी थी इस पुस्तक ने और बड़ी ख्याति मिली थी इनको इस पुस्तक के बाद में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, नाम है इनका कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर। कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर इनका नाम है। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताओ। कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर के रिक्त स्थान के अनुयायी बन गए थे, जल्दी से बताइए ये किसके अनुयायी बने? अगर आपने लिखा होगा ना महात्मा गांधी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये मराठी भाषा में लिखा करते थे, एक अच्छे लेखक थे। ठीक है, मराठी भाषी लेखक थे और आपको पता है मराठी थे, यानी कि हो सकता है इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो, तो बिल्कुल आप सटीक समझेंगे। 25 नवंबर 1872 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सांगली क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1948 में हुई थी। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं में से मैं कुछ एक पॉइंट आपको बताने का प्रयास अगर करूं तो एक सेकंड रुकना, जरा कलर चेंज कर लेते हैं। इनकी एक रचना है कीचक वध नाम से, कीचक वध। ठीक है, और इनकी एक रचना है संगीत द्रौपदी। संगीत द्रौपदी नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो लिख देना नाम कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर का। शुरुआती दौर में कहा जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहकारी बने और जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद में ये महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए थे। इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होनी ही चाहिए, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, मराठी भाषा के शेक्सपियर के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है के ए दिनशा। अब इनका अगर पूरा नाम लिया जाए तो पूरा नाम क्या आएगा? केतयुं आर्देशिर दिनशा। तो आप ये बताइएगा कि इनको किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया था? क्यों किया था इनको पद्म श्री से सम्मानित भारत सरकार ने? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने अहम योगदान दिया था, इस वजह से तो इनको 2001 में भारत सरकार ने ये पुरस्कार दिया। तो पहले थोड़ा इनके बारे में हम जान लेंगे। इनका जन्म 16 नवंबर 1943 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई? तो आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में। ठीक है, किस रूप में इनको जाना जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण अपना नाम कमाया, अच्छा इन्होंने योगदान दिया, इस वजह से इनको पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री का 2001 में। अब जैसे बात करें तो कौन से रोग से लड़ने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया? तो आप कहेंगे कैंसर रोग की बीमारी को नष्ट करने के लिए और उससे संबंधित चिकित्सा के विकास में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इनका नाम है NS हार्डिकर। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दो। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर इनका नाम था, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम क्या बोलते हैं? NS हार्डिकर। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर ने बंगाल विभाजन के विरोध में आर्य बाल सभा का गठन किया, पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर ने वर्ष 1923 में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना की, दूसरा पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? 1952 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया, ये पॉइंट भी ठीक है। यानी कि इन्होंने
जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा डी, उनके लिए बिल्कुल सही बात है, सभी का सही आंसर है अगर आपने डी ऑप्शन टिक किया है। 7 मई 1889 को इनका जन्म हुआ था धारवाड़ क्षेत्र में। और ये धारवाड़ जो एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, कर्नाटक का। तो ये जो हार्डीकर हैं कहाँ से संबंधित थे, तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। 26 अगस्त 1975 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। किस वजह से जाने जाते रहे हैं, हमारे भारत के ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको भारत सरकार ने कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, आप कमेंट में बताएंगे। तो वैसे कहा जाता है कि इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो पद्म भूषण से इनको किस वर्ष सम्मानित किया, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। देश के प्रति निष्ठा और सेवा भावना को ध्यान में रखते हुए इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इनके बारे में जान लीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। केवल करंट अफेयर्स के जो कुछ मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाती है उसकी PDF आपको मिलती है, लेकिन इस सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं की PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। तो आप हमें YouTube के अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यू रोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।